ईरान और चीन में हाल फिलहाल में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है और इस दोस्ती का असर कुछ कुछ दिखने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि चाबहार से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे रेलवे के, उससे भारत को ईरान ने निकाल फेंका था और इसके बाद एक गैस परियोजना से भी भारत को बाहर निकालने की खबर आई थी। इन सब के बीच जिस तरह से माहौल बनने लगा ईरान के खिलाफ, ईरान भी थोड़ा बहुत डर गया और ईरान ने अब भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते को अच्छा करने के लिए नया बयान दिया है। ईरान और चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की डील का असर वैसे तो दिखने लगा है, लेकिन अब ईरान ऐसी खबरों का खंडन कर रहा है। ईरान की ओर से बयान जारी किया गया है कि भारत चाबहार जहेदान रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ईरान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। ईरान के ट्रांसपोर्ट और रेलवे विभाग की डिप्टी मिनिस्टर सईद रसोली ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इन रिपोर्ट के पीछे कोई बड़ी साजिश है। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। पिछले हफ्ते ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाया जाना है और द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार इस पूरी परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है और बताया जा रहा था कि ईरान ने यह कहते हुए भारत को इस डील से बाहर कर दिया है कि भारत ने इसके लिए राशि नहीं दी है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और पूरी परियोजना में करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान भी गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने रेल परियोजना पर काम शुरू नहीं किया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दे रखी है, लेकिन उपकरणों के सप्लायर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं, जिसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा और वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में मदद करेगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार ईरान और चीन के बीच 25 साल के लिए यह समझौते पे बातचीत पूरी हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, ईरान के मंत्री के इस बयान से पहले भी एक आधिकारिक बयान आया था जिसमें तो यह कह दिया गया था कि भारत रेल प्रोजेक्ट का कभी हिस्सा ही नहीं था। बातचीत हुई थी लेकिन कभी भी ईरान ने उसे हाँ नहीं करा था। लेकिन अब इसके उलट सीधे ईरान इस बात से पलट रहा है और कह रहा है कि नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा था और आगे भी बना रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में चीन के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसकी वजह से ईरान के राष्ट्रपति का मन अब चीन के लिए बदल गया है। वैसे आपको बता दें, ईरान की जनता भी चीन को लेकर भड़की हुई है और वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के खिलाफ। ईरान की जनता नहीं चाहती है कि ऐसा कोई भी समझौता चीन के साथ हो और चीन की एंट्री ईरान में हो, क्योंकि चीन की हरकतों से अब पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया लगी हुई है कोरोना की वैक्सीन बनाने में, तो वहीं दूसरी तरफ उस जगह से जहां से कोरोना का जन्म हुआ उसको मिटाने की हो रही है तैयारी। क्या मात्र 90 घंटे में दुनिया से वुहान हो जाएगा गायब? दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। आपको बता दें, जुलाई के अंतिम सप्ताह में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जाने वाली थी इस जगह पर पता लगाने के लिए कि सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई बाहर आने से पहले ही वुहान ही खत्म हो जाएगा? क्या वहां के बादशाहों ने यही प्लान करा है वुहान के लिए? वैसे तो इस वक्त कुदरत पूरी तरीके से क्रुद्ध है चीन के ऊपर। जून महीने से ही वहां भारी बारिश हो रही है, लेकिन कुदरत के इस चोट का भी फायदा उठाने में पीछे नहीं है चीन। चीन ने मौके का फायदा उठाने के लिए अब जो निर्णय लिया है उससे पूरा का पूरा वुहान नक्शे से खत्म हो जाएगा। चीन के सिद्धांत के अनुसार इस वक्त वुहान के लिए जो प्लानिंग चल रही है वह है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि न रहेगा वुहान और न होगी जांच। बारिश का प्रभाव झेल रहे इस वक्त वुहान की हालत बहुत ही खराब है। चारों तरफ पानी ही पानी है।
दरअसल चीन में जून से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण यांगची नदी में जल का स्तर काफी बढ़ गया है। और आपको बता दें, इसी नदी के किनारे वुहान स्थित है। वुहान ने कोरोना के कारण पहले से ही शहर में 2 माह से ज्यादा लॉकडाउन था और अब उसके बाद यह चीन की नदियों में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 7 बार वुहान में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यांगची नदी के पास बसे 4 शहरों में बाढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ के लिए सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। यहाँ सड़कें और मैदान पानी से भर गए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। नदी भी उफान पर होने के कारण पानी बाहर आने की आशंका है। जहां इस पूरे प्रांत में बारिश का असर है, तो वहीं एक दूसरी वजह यह भी है, थ्री गोजेस डैम। थ्री गोजेस डैम से चीन ने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसी वजह से कई प्रांतों में हालांकि सूचनाएं जारी हो चुकी हैं। हुबई के वुहान में हर जगह पानी पानी हो गया है और इसको लेकर चीन की कम्युनिस्ट सरकार कई सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि सरकार आज तक यह दावा करती रही है कि यह बांध इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि बेतहाशा पानी की वजह से यह टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए पानी छोड़ने का फैसला किया है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। पहला तो दुनिया को यह जो कहता आया है चीन की यह डैम बहुत शक्तिशाली है और कभी नहीं टूटेगा, उसकी बात भी झूठी नहीं होगी। और दूसरा, डब्ल्यू विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच से भी बच जाएगा, पूरा का पूरा वुहान समाप्त हो जाएगा। इस बांध के सारे गेट को खोलने की तैयारी में है चीन, और अगर ऐसा होता है तो मात्र 3 से 4 दिन में वुहान तक पहुंच जाएगी पानी, जो पहले से ही डूबा हुआ है। अगर डैम की पानी बहुत ज्यादा पहुंचती है तो आप सोचिए कि उस वुहान का क्या होगा। वैसे अभी तक लाखों लोग वहां से विस्थापित किए जा चुके हैं, यानी कि करीब 2 करोड़ की वुहान की आबादी इस वक्त कम्युनिस्ट सरकार के प्लानिंग के बीच में झूल रही है। चीन अपने रवैये की वजह से पूरे एशिया में घिरता जा रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है और अब वहीं पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर ड्रैगन का जापान के साथ भी झगड़ा है। इस बीच भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। जापानी नौसेना ने ट्वीट किया कि 27 जून को जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिस के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया। इसके जरिए जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ अपने समझ और सहयोग को बढ़ाया। आपको बता दें, जापानी विध्वंसक युद्धपोत कागा ने दक्षिणी जापान में ओकिनावा द्वीप के पास 24 समुद्री मील के भीतर एक चीनी पनडुब्बी का पता लगाया, जिसके बाद हरकत में आई जापानी नौसेना ने अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। आपको बता दें, 2018 में भी जापान ने अपनी जल सीमा में एक पनडुब्बी को पकड़ा था। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में झगड़ा है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियायोस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुकी है। एशिया में चीन के एक विस्तारवादी नीति से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। इसका ताजा तरीन उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है चीन ने।
पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया है। इनमें से 25 आइलैंड्स और रिफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के स्ट्रक्चर हैं। यह चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे को बतलाता है जो कि 9 लाइन से कवर्ड है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी माना जाता है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देश बल्कि भारत और अमेरिका के लिए भी टेंशन वाजिब है।